हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। दिस इज महक पंजवानी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इरिगेशन के बारे में। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, इरिगेशन क्या करना है हमें। क्रॉप प्लान प्रिपेयर कर लिया, सोइंग हो गया ना। उसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर देके बहुत अच्छे से हमारी क्रॉप को क्या किया, हमारे सॉइल को फर्टिलाइज भी कर दिया। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है वाटर प्रोवाइड करना। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, वाटर की सप्लाई क्रॉप को एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। उसे क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। वाटर क्यों जरूरी होता है? वाटर चाहिए क्यों? फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। Water is essential because germination of seeds. Germination of seeds का क्या मतलब होता है? जब बीज अंकुरित होते हैं, ठीक है, जर्मिनेट होते हैं, मतलब कि सीड रहता है इस तरीके से सॉइल में, है ना। और इससे जब प्लांट निकलता है उस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। ऐसे रूट और फिर शूट अराइज करते हैं ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस में भी वाटर चाहिए होता है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये ड्राई कंडीशन में नहीं होगा जर्मिनेशन। मतलब अगर पूरा सॉइल जो है वो ड्राई है तो आपने बीज लगा भी दिया होगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पानी चाहिए। So nutrients dissolved in water, they get transported to each part of the plant. जो भी यहाँ पर आपने वाटर दिया है उस वाटर में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ एंटर करके जाते हैं, है ना। मतलब वाटर अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर के, वाटर plus nutrients, they enter into the plant, enter into plant. Water also protects the crop from both frost, frost मतलब ठंडी हवा। So water also protect, water क्या करता है? क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? वाटर किससे प्रोटेक्ट करता है? बहुत ज्यादा ठंडी हवा होगी या बहुत ज्यादा हॉट एयर करंट होगी, उससे भी प्रोटेक्शन करने के लिए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बारिश का भरोसा नहीं है इंडिया में। क्या है? रेन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ना। हमारे पास पैटर्न्स हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इस समय पे बारिश होगी या इस समय पे बारिश नहीं होगी? नहीं बता सकते। सो एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जरूरी इसलिए होता है कि ताकि क्रॉप को समय पर पानी मिलता रहे, एडिक्वेट मिलता रहे, मतलब कि जितना चाहिए उतना वाटर मिलता रहे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ज्यादा यील्ड देगा प्लांट, है ना। प्लांट क्या है? ज्यादा यील्ड देगा, उत्पादन देगा। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कौन से तरीके हैं जिससे इरिगेशन किया जाता है? सो व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ इरिगेशन? सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कौन से पुराने तरीके हैं जिससे इरिगेशन होता है इतने सालों से? वेल्स, लेक्स, कैनाल, है ना। वेल मतलब कुएं, लेक मतलब नदियां, कैनाल मतलब नहरें। तो जैसे ये बड़ी सी लेक होती है ना, इस लेक से अराइज करती हैं, छोटी नहरें अराइज करती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कैनाल कहा जाता है। ठीक है, दीज आर कैनाल विच आर अराइजिंग फ्रॉम हियर। सो लेक्स, राइट, कैनाल। Water is available in well, it is available in lakes, it is available in canals. It is lifted by different methods. बहुत सारे तरीकों से ये पानी इसमें से उठाया जाता है अलग अलग एरिया में, है ना। ये सस्ता मेथड है लेकिन लेस एफिशिएंट है, क्योंकि क्या है, अब लेक में भी पानी नहीं है तो क्या करेंगे? एक ये प्रॉब्लम होगा। मान लो नदी में भी पानी नहीं है तब क्या करोगे? कुएं भी सूख गए तब क्या करोगे? तो ये जो है लेस रिलायबल होता है और लेस एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि इससे क्या आप पानी उठा उठा के ला रहे हो, या कोई भी मैकेनिज्म जो अभी आपने डेवलप किया होगा, है ना, उसकी रिलायबिलिटी, उसमें डिपेंडेंस थोड़ा सा कम है। उसके अलावा पंप आर यूज फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर। पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है पानी लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग ये पंप को ऑपरेट करते हैं।
ठीक है, पंप को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके क्या हैं इरिगेशन के, ये हमने अभी देखा। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन? वेल्स, सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस, वेल्स, लेक्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, इनसे पानी उठाया जाएगा। ठीक है, इन सब से पानी उठाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पंप। और ये पंप फिर कहाँ जाके पानी को डिपॉजिट करेगा या प्रोवाइड करेगा? क्रॉप फील्ड में जाके पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत। तो ये जो फोटो बना हुआ है राहत है, यहाँ पे बुल जो है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको ऑपरेट करती है मोटर को, है ना। तो इसे कहा जाता है राहत या फिर लीवर सिस्टम। उसके अलावा मोट, चेन पंप और ढेकली। तो मोट आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ से पानी का पाथवे बना दिया गया है, तो दैट इज मोट। चेन पंप, पानी किस तरीके से उठा के लेके जा रहे हैं, है ना। ये सब तरीके हैं। पंप मैं आपको बता रही हूँ ना, वाटर को वाटर सोर्स से लेकर के आने के तरीके हैं। देन देयर इज ढेकली, यहाँ कुएं से पानी निकालते हैं और उसके बाद बीच में छोटे छोटे पाथवे बना दिए गए हैं जिससे वो क्रॉप में उसको प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। So these are methods by which what we are doing, we are actually taking water, we are collecting water and then giving it to crop field. ये सब क्या हो रहा है, क्रॉप फील्ड में जा रहा है। सो इसके बहुत सारे तरीके जो हैं हमने पढ़ा, मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत, जिसको लिवर सिस्टम भी कहते हैं। What are the modern methods of irrigation? What are the traditional methods? If the question is there, what are traditional methods of irrigation? मोट, राहत, ढेकली एंड चेन पंप। तो ये तरीके हैं, है ना। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दे हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक तरीके से पानी का वेस्टेज बड़ा कम होगा इसमें। सबसे पहला है स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, देखिए जरा, ये सिस्टम ज्यादा यूजफुल है अनइवन लैंड पर। जब लैंड क्या हो, अनइवन हो, जहाँ पर सफिशिएंट वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है ना। लैंड इज अनइवन, सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, दैट टाइम स्प्रिंकलर सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव होता है। परपेंडिकुलर पाइप कनेक्ट किए जाते हैं जिनमें रोटेटिंग नोजल होते हैं टॉप पर। They are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle and it is getting sprinkled on the crop as if it is raining. कैसे काम करता है देखो, मैं आपको ड्रॉ बता रही हूँ। सपोज करेंगे दिस इज द पंप, ये जो नीचे बना हुआ है ये क्या है, पंप। इसकी मदद से हमने क्या करना है, वाटर को उठाना है कहीं से। पहली चीज तो वाटर को उठा लिया, अब उसके बाद वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है कहाँ पर, हमें क्रॉप लैंड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो क्रॉप लैंड पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए मैकेनिज्म ऐसा कुछ बना हुआ है। परपेंडिकुलर पाइप है ये सारे के सारे, और आगे जाके और ब्रांच होंगे, डिपेंड करेगा क्रॉप लैंड कितना बड़ा है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में है ना। और ये पाइप जो है, ये पाइप के ऊपर में होगा, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाले हिस्से पे लगा होगा स्प्रिंकलर, जो ऐसे पानी के फुवारे छिड़केगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। परपेंडिकुलर पाइप होते हैं जिनमें ऊपर रोटेटिंग नोजल होता है जो घूमता है ना। और वो मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ, अगर ये मेन पाइपलाइन जो पंप से निकल रही है ना। जब वाटर जो है मेन पाइप में जाएगा विद दी हेल्प ऑफ बहुत सारा प्रेशर की मदद से, पंप में से वो मेन पाइपलाइन में जाएगा, वो रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलेगा, है ना।
और उसके बाद ऐसा लगेगा क्रॉप पर पूरे बारिश के जैसे स्प्रिंकल हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। गार्डन में भी यूज होता है ये, बहुत सारे है ना गार्डन वगैरह होते हैं ना, बड़े आपकी कॉलोनी में होगा या आपके घर में भी गार्डन होगा, तो स्प्रिंकलर सिस्टम, अगर बड़ा गार्डन है तो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है ना। इससे क्या होता है, पानी जो है वो अपने आप पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूरे सॉइल में सब जगह पहुंचता है। तो स्प्रिंकलर इस तरीके से काम करते हैं लॉन में, कॉफी प्लांटेशन, कॉफी के बगानों में, और उसके अलावा बहुत सारी और भी क्रॉप्स में यूज होता है। तो ये मॉडर्न मेथड है स्प्रिंकलर, अच्छा मेथड है ना। ये देखो, ये स्प्रिंकलर सिस्टम का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल करता है डायरेक्टली नियर द रूट्स। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। सीधा कहाँ जाएगा, रूट के पास ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो वाटर फॉल करता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ये बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, और जहाँ भी पानी की अवेलेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी भी कम होगी, पुअर होगी, उस जगह पे ये ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। दिस इज द ड्रिप सिस्टम, है ना। ड्रिप सिस्टम देखो आप फोटो में, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के पास में बिखरा जाता है। तो यहाँ पंप लगा है, पंप से पानी यहाँ पहुंच रहा है ना, ये पाइपलाइन में जा रहा है, ये पाइपलाइन में जा रहा है, और वो पाइपलाइन से ये सीधा क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे यहाँ पर होल्स होते हैं, ये रहा यहाँ, है ना। और वो होल डायरेक्टली प्लांट के रूट के पास गिराते हैं पानी को। पानी ऐसे नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा होता है, नहीं, वो बहुत थोड़ा 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 करके ड्रिप ड्रिप वाइज जाता है, ताकि वाटर क्लॉगिंग ना हो जाए ना। ऐसे नहीं हो कि पानी जो है वो पूरे तरीके से सॉइल में क्लॉग कंडीशन जो है दलदल बना दिया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ड्रिप सिस्टम काम करता है। तो दो सिस्टम जो अभी तक आपने पढ़े हुए हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, है ना, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। अगला टॉपिक है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। वीड क्या होता है, सबसे पहला सवाल क्या है, व्हाट इज वीड, है ना। वीड का मतलब कोई भी अनवांटेड प्लांट, कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट जो आपको क्रॉप में नहीं चाहिए, क्रॉप प्लांट पर नहीं चाहिए, आपने नहीं लगाया है, उस प्लांट को क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। ठीक है, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट वो जो नॉट नेचुरली ग्रो कर गए हैं, बस, ठीक है, नेचुरली ग्रो कर गए हैं। सो दीज आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स which may grow naturally along with the crop in the field. Growing naturally, हमने नहीं लगाया है। ये वीड के साथ अच्छा चीज क्या है और बुरा चीज क्या है, बुरा चीज ज्यादा है। बुरा चीज ये होता है कि ये लोग हमारा जो क्रॉप प्लांट है, जो फसल हमने लगाई है, उसका न्यूट्रिएंट ये लोग ले लेते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम वाली चीज है, राइट। सो प्लांट और वीड के लिए हम लोग लिख दें growing naturally, right, they compete to crop plants for nutrients. For nutrients they are competing with the crop plants. अब इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, राइट। सो रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वाई वीडिंग इज नेसेसरी, वीडिंग क्यों नेसेसरी है, वीड को क्यों हटाना है, तो मैंने बताया कि ये दिक्कत करता है, क्या दिक्कत करता है, they affect the growth of the crop by competition with the crop plant for water, for nutrient, for space and for light. इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, क्रॉप का ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कई बार हार्वेस्टिंग के दौरान भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और कुछ वीड तो पॉइजनस भी होती है एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए। इसीलिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है। ओके, नाउ योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर इज व्हाट इज वीडिंग, what is weeding, see if you are able to answer this, and why is weeding necessary, can you answer this?
वाई इज वीडिंग नेसेसरी? आप आंसर अपने नोटबुक में लिख लो बिल्कुल एकदम। वीडिंग क्या है? वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड्स एंड व्हाई इज वीडिंग नेसेसरी? बिकॉज दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप by competing with the crop plant for water, for nutrient, for space and for light. Right? जितना जल्दी जल्दी आंसर लिखोगे, आप खुद से लिखोगे, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपको चीजें याद रखने में। ओके, वीडिंग के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। Farmers adopt many methods to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing. Tilling करने से क्या होता है? uprooting करते हैं हम लोग, killing करते हैं weed का टिलिंग के दौरान। ठीक है, क्या करते हैं मतलब कि जब आप सॉइल को प्लो कर रहे होते हो, सॉइल को क्या कर रहे होते हो? टर्न कर रहे होते हो, लूजन कर रहे होते हो, उस दौरान जो भी वीड्स होंगे, अनवांटेड प्लांट्स लगे हुए होंगे, वो अपरूट हो जाएंगे, है ना, वीड्स मर जाएंगे और फिर वो सॉइल के साथ मिक्स हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूवल ऑफ वीड के लिए सबसे अच्छा समय होता है वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड। वीड में फ्लावरिंग हो, वो सीड बनाए, उससे पहले ही उसे हटा दो। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर वीड रिमूवल? सो बेस्ट टाइम इज द वेजिटेटिव ग्रोथ, जब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, बिफोर फ्लावरिंग, ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। राइट, सो बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वीड को हटा दिया। अब कैसे हटाना है? आपने खुरपी से लेकर के एक एक वीड को हटाओगे तो वो फिजिकल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ना। आप एक इंडिविजुअल वीड को लोकेट कर रहे हो और फिर रिमूव कर रहे हो, तो उस रिमूवल को क्या कहा जाता है? मैनुअल रिमूवल। खुरपी की मदद से जो करते हैं, फिजिकल रिमूवल बाय अपरूटिंग और कटिंग देम लूज क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ज्यादा बेहतर तरीका होता है सीड ड्रिल का इस्तेमाल करना, उससे भी वीड का अपरूटिंग किया जाता है। जैसे टिलिंग के लिए जो हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज किए थे टिलिंग के लिए, वो इम्प्लीमेंट आप वीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। वीड को केमिकल स्प्रे क्या करते हैं हम लोग ना, पहले लैंड पे फसल लगी हुई है उस दौरान या फसल लगाने के पहले क्या करते हैं? केमिकल स्प्रे करते हैं, उसको वीडिसाइड कहा जाता है। जैसे 2,4-D, जो पर्टिकुलर हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। वीडीसाइड हमारी क्रॉप को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, मतलब हमने वही केमिकल इस्तेमाल किया है जो वीड को नुकसान पहुंचाता हो, जो हमें पता है कि अच्छा ये वाली क्रॉप पे ये वाली वीड लगी हुई है या वी वाली वीड फैल रही है, तो उसे हटाने के लिए जो केमिकल रिक्वायर्ड है ना, वही वाला केमिकल हम स्प्रे करेंगे। So weeds are also controlled by using certain chemical and those chemicals are called weedicides, like 2,4-D is one example. इसको स्प्रे करते हैं फील्ड में टू किल द weeds. Weedicides are diluted with water to the extent required and then sprayed in the field with the help of a sprayer. क्या किया जाता है? उसे डाइल्यूट करते हैं पानी की मदद से पहले, है ना, थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं ताकि बहुत ज्यादा मतलब एक तो हम कंटेंट बढ़ा सके, एक ये भी रीजन होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या होगा? सॉइल को नुकसान पहुंचा सकता है। So weedicides, they are diluted with water to the extent that is required and then it is sprayed in the field with the help of a sprayer. Sprayer की मदद से हम सब जगह पे उसको छिड़क देते हैं। Okay, so how? अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, how can weeds be removed? तो पहला मेथड जो है वो मैनुअल रिमूवल होता है, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, सीड ड्रिल, जैसे कि सीड ड्रिल। सो विद द हेल्प ऑफ agricultural implement and third is chemical removal. ये तीन तरीके होते हैं वीड्स को रिमूव करने के, है ना। क्वेश्चन आंसर भी नोट करेंगे आप नोट्स के साथ में, ये भी ध्यान रखना आप। ये जो नोट्स आप बोर्ड पर पे देख रहे हो, ये सारे नोट्स आपके लिए हैं, है ना। तो इस चीज को आपको ढंग से लिखना है, अपने समझने के हिसाब से आपको लिखना है इसे वीडिंग के लिए। हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, इट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है?
क्रॉप को कट कर लेना, निकाल लेना जब वो मेच्योर हो चुकी हो, जब वो तैयार हो चुकी हो, जब वो पक चुकी हो पूरे तरीके से। इस दौरान क्रॉप को पुल आउट करते हैं, है ना, और ग्राउंड के क्लोज से उसको कट करके निकाल लिया जाता है। अब ये मैनुअली सिकल के द्वारा भी कर सकते हैं। सिकल मतलब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो दिस इज सिकल। इसकी मदद से भी किया जा सकता है या फिर मशीन की मदद से भी हार्वेस्टिंग होती है। बड़े क्रॉप लैंड, बड़े एरिया वाला होगा तो डेफिनेटली मशीन का इस्तेमाल करेंगे। इन अ हार्वेस्टेड क्रॉप, grain seeds need to be separated from the chaff with the help of machine called combine। मशीन को क्या कहते हैं? मशीन का नाम combined है। वो एक्चुअल में हार्वेस्टर और थ्रेशर होता है। ये प्रोसेस क्या है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या है? देखो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हाट इज थ्रेशिंग? Threshing is basically removal of grains from chaff। मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए गेहूं की बात कर रहे हैं ना, तो हमको अनाज अलग करना है, उसका जो पूरा बाकी का हिस्सा है उससे अनाज को अलग करके निकाल लेना है। तो हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रीन सीड को निकालना, जब आप शाफ से अलग करते हो, गेहूं को धुन से अलग करते हो, तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। उस मशीन का नाम है कंबाइंड। कंबाइंड नाम क्यों है? क्योंकि वो हार्वेस्ट भी करता है, थ्रेश भी करता है। So what is threshing? It is removal of grains from chaff, okay? And what is ये process किसकी मदद से होती है? By the help of machine। और उस मशीन का नाम क्या होता है? Combine। Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing। वो कैसे करते हैं सेपरेट? विनोइंग के द्वारा। जिनके पास मशीन नहीं होगी वो लोग कैसे करेंगे? विनोइंग के द्वारा। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला पॉइंट है स्टोरेज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं स्टोरेज। हार्वेस्ट कर लिया, अब उसे क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, उन्हें क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना है। जो आपने फ्रेश क्रॉप अभी हार्वेस्ट किया उसमें मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होता है। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन को आप स्टोर करोगे विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए, तो वो खराब हो सकते हैं, उसमें फंगस लग सकती है और उनके जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है कई बार स्टोरेज के दौरान। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स? तो क्या प्रॉब्लम होती है? क्रॉप के पास मॉइस्चर होता है, उसको रिमूव करना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है क्रॉप को किसी भी प्रकार के मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म ना हो, इस चीज को भी हमें क्या करना पड़ता है? इंश्योर करना पड़ता है। ठीक है, फार्मर्स अनाज को स्टोर करते हैं जूट के बैग में या मेटल के बिन में। जब बहुत ज्यादा बड़े एरिया होते हैं तो सीलो और ग्रेनरी में इसको स्टोर किया जाता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रैट एंड इंसेक्ट। जब घर पे स्टोरेज होगा ना, तो सूखी नीम पत्तियों की बड़ी बड़ी डंगालें रखी जाती हैं ताकि उस पर कीड़े ना लगे। इस पर? क्रॉप पर, क्योंकि नीम जो है वो रिपेल करता है माइक्रोब्स को। बड़े बड़े गोडाउन में अगर स्टोर करना है तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उनको पूरा छिड़काव करते हैं केमिकल्स का ताकि वो खराब ना हो। ये देखिए, ये सीलोज हैं ग्रेन स्टोरेज के लिए जो यूज होते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग अभी रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना। सोइंग यानी बीज बोना। और अभी हमने डिस्कस किया मैन्योर फर्टिलाइजर, इरिगेशन के बारे में। मैन्योर फर्टिलाइजर के अलावा क्रॉप पैटर्न भी पढ़ा है हमने, है ना। क्रॉप रोटेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। उसके बाद इरिगेशन मेथड्स हैं। इरिगेशन मेथड्स में आपको याद हो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं,
एंड मॉडर्न मेथड्स हैं। सो मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर मेथड है एंड ड्रिप सिस्टम है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वीडिंग। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कंबाइंड, है ना। कंबाइंड का काम होता है कि वो हार्वेस्ट भी करती है और थ्रेश भी करती है। उसके अलावा हार्वेस्टिंग में थ्रेश ना होके विनोइंग की प्रोसेस होती है जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। और उसके बाद स्टोरेज की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं आपके पास। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, रैट्स एक्सेट्रा। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा था टिलिंग एंड फ्लोइंग। सेल उसको क्या करते हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। सोइंग मतलब किस बीज को बोया किससे जाता है, तो ट्रेडिशनल टूल है उसके लिए, ट्रेडिशनल मेथड। उसके अलावा सीड ड्रिल होती है। तो सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वीड प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। स्टोरेज के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, ग्रानरीज में उसको स्टोर किया जाता है, सीलोज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़े हैं। आप लोग प्रैक्टिस शीट में आंसर लिखेंगे, अपना खुद का टेस्ट आप सेल्फ असेसमेंट करिए, वो बहुत जरूरी है ना। और ये चैप्टर पढ़े क्यों है हम लोग, ये जानिए आप, क्योंकि क्रॉप जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। उसके बिना लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते। खा नहीं रहे होते तो क्या कर रहे होते, राइट। वी डोंट नो व्हाट वी वुड बी डूइंग, राइट। तो इसीलिए ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, समझना भी, है ना, और पढ़ना भी।